हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। भाई मैंने आपसे कहा है जल्दी आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रही है। मतलब आरबीएसई ने गाइडलाइन जारी कर दी है। आपका सिलेबस भी आ चुका है जिसमें 40% सिलेबस आपका कम कर दिया गया है। मैंने आपको बताया भी था 4 चैप्टर आपके सिलेबस में से कंप्लीटली हटा दिए गए हैं और भी जो चैप्टर बचे हैं उनमें से भी थोड़े थोड़े टॉपिक आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। हमको वही पढ़ना है जो केवल और केवल आपके सिलेबस में इस साल के लिए है। बात क्लियर है? चलो तो बिना बात किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे हमारी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वो था हमारे पास ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। कैसे बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे जी ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। इससे पहले वाला लेक्चर आपने देख लिया होगा, उसमें मैंने किसकी बात की थी? मैंने बात की थी ऑस्मोसिस के बारे में, क्योंकि अगर आपको ऑस्मोसिस समझ में आ जाएगा तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर सीखना कोई बड़ी बात है नहीं। बात क्लियर है? हम तो एक एक टॉपिक को तरीके सीखेंगे ताकि हम उसके बारे में लिख भी पाएं और हम उसको याद भी कर पाएं। आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी भाई। बात क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था विसरण के बारे में, थोड़ा रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको पूरा टॉपिक याद रहे। डिफ्यूजन क्या था? जिसमें जो अवयवीकरण थे वो उच्च सांद्रता से कहा जाते हैं निम्न सांद्रता की ओर, और मैंने कहा था अवयवीकरण विलय भी हो सकता है और विलायक भी हो सकता है। ये बात थी। फिर मैंने आपसे बात की थी झिल्ली के प्रकार की। झिल्ली दो प्रकार की थी, एक तो हमारे पास थी पारगम्य झिल्ली जिसे बोलते हो परमिएबल मेम्ब्रेन, और एक हमारे पास थी अर्ध पारगम्य झिल्ली, उसे बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पारगम्य झिल्ली क्या थी? जिसमें से विलय और विलायक दोनों के अणु आ जा सकते हैं। अर्ध पारगम्य क्या थी? जिसमें से केवल और केवल विलायक के अणु आ जा सकते हैं, विलय के अणु ना तो जाएंगे ना ही आएंगे। बात क्लियर थी? फिर हमने अर्ध पारगम्य झिल्ली को दो भागों में बांटा, एक तो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम और एक हमारे पास थी नेचुरल यानी प्राकृतिक। उसमें हमारे पास पादप कोशिका थी और हमारे पास कृत्रिम में हमारे पास थी कॉपर फेरोसाइनाइड या निकिल आयरन कोबाल्ट के सिलिकेट। ये बात मैंने आपके साथ की थी। फिर हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे भाई ऑस्मोसिस के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे भाई, हम बात जो कर रहे थे अगले वाले पिछले वाले लेक्चर में वो बात कर रहे थे ऑस्मोसिस के बारे में। यानी हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे परासरण के बारे में। परासरण दाब की बात नहीं कर रहा मैं, अभी मैं बात कर रहा हूं परासरण की बात। मैंने आपको परासरण की परिभाषा लिखाई थी। क्या लिखाई थी? कि परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु, मैंने कहा था परासरण ओनली फॉर ओनली किसका होता है भाई? सोलवेंट का। किसका होता है? सोलवेंट का। ध्यान रखना बात। मैंने आपसे कहा था कि परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता से, क्या बोल रहा है? निम्न सांद्रता, मैं कहूंगा लो कंसंट्रेशन से, हिंदी में लिख देता हूं, बाकी हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता से कहा जाते हैं भाई उच्च सांद्रता की, यानी मैं बात कर सकता हूं लोअर कंसंट्रेशन से कहा जाते हैं भाई हायर कंसंट्रेशन की तरफ। जबकि विसरण में उल्टा था, वहां हाई से लो आते थे, यहां क्या लो से आ जाएंगे। लेकिन यह बात पूरी तरह सिद्ध नहीं है। ध्यान रखना इस बात के बारे में। मैंने आपसे कहा था यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात छिपी हुई है जो मैं जब डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा वहां पर बात कर लूंगा उस चीज की। तो पहली बात तो क्या थी? परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता से कहां चले जाते हैं? उच्च सांद्रता से। या मैंने आपसे कहा था, या आपको दूसरी परिभाषा लिखाई थी उच्च वाष्प दाब से, उच्च वाष्प दाब से यानी हाई वेपर प्रेशर से। हाई वीपी से कहा जाएंगे भाई निम्न वाष्प दाब, निम्न वाष्प दाब यानी मैं कहूंगा कहां जाएंगे भाई? लोअर वेपर प्रेशर की तरफ। मैंने आपसे कहा था परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ या उच्च वाष्प दाब से निम्न वाष्प दाब की ओर क्या करते हैं? गमन। बताइए, तीन बातें थी। पहली बात किसकी थी? ओनली फॉर ओनली विलायक के लिए होगा, विलय के लिए नहीं होगा। कौन नहीं होगा? परासरण नहीं होगा भाई। ऑस्मोसिस जो प्रक्रिया है वो ओनली फॉर ओनली विलायक की होती है, विलय की नहीं होती। दूसरी बात क्या है? कहां जाएंगे? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता यानी जाएंगे लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तीसरी बात क्या थी? उच्च वाष्प दाब से कहा जाएंगे निम्न वाष्प दाब यानी हाई वेपर प्रेशर से कहा जाएंगे भाई लोअर वेपर प्रेशर तरफ। बात क्लियर है? सुनो भाई, चौथी बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो परासरण होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है भाई। इंपॉर्टेंट बातें देखते जाना आप, आपको पॉइंट अपने आप याद हो जाएंगे, आपको परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है। पहला क्या लिखोगे कि परासरण में क्या होता है? ओनली फॉर ओनली विलायक होता है। यानी परासरण किसकी प्रक्रिया है? विलायक के अणुओं की। विलय की बात नहीं करेंगे भाई, जिसमें विलायक अणु कहा जाते हैं निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ या उच्च वाष्प दाब से निम्न वाष्प दाब की तरफ। परासरण अपने आप होता है। मैं कहूंगा परासरण क्या होता है? स्वतः प्रक्रम है। क्या है भाई? स्वतः प्रक्रम, अपने आप हो जाता है, स्पॉन्टेनियस है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसके लिए डेल्टा जी का जो मान होगा वो लेस देन 0 होगा। मैं कह सकता हूं डेल्टा जी क्या होगा? अपने पास नेगेटिव होगा। यह बात काफी इंपॉर्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स की बात हो गई यहां पर, यहां किसकी बात कर ली मैंने? थर्मोडायनेमिक्स की, ऊष्मागतिकी की बात कर ली कि परासरण जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है यानी स्वतः होता है। और स्वतः होगा तो डेल्टा जी क्या होगा? लेस देन 0। मैं कहूंगा डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? मेरे पास नेगेटिव होगी। क्या होगी हमारे पास?
नेगेटिव होगी। ध्यान से देखते रहिए आप पॉइंटों को, आपको पूरी कहानी एक पिक्चर की जैसे लगेगी ओस्मोसिस के बारे में। और अगर आपको ओस्मोसिस नहीं याद है तो फिर आप मेरे से कहना, आपको पूरा परासरण एक चुटकियों पे याद होगा। पहली बात क्या है, किसका है, ओनली फॉर ओनली विलायक का। कहां जाएंगे, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ, या उच्च वाष्प दाब से निम्न वाष्प दाब की तरफ। या आप कहोगे परासरण जो है वो अपने आप हो जाता है, स्वतः प्रक्रम है, इसलिए इसके डेल्टा जी का मान। डेल्टा जी क्या होती है, डेल्टा जी बताई थी मैंने आपको, गिब्स फ्री एनर्जी। इसे बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा। क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। इसे निम्न क्या बोलते हैं जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। क्या बोलते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा। इसके लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा, लेस देन 0, या मैं कहूंगा डेल्टा जी क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव। ये 4 बातें मैंने आपके साथ की थी, यही बात की थी इससे पहले लेक्चर में। चारों बातें मैंने आपको रिवाइज कर दी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर मैंने बताया था आपको एक डायग्राम, उस डायग्राम की बात पर ही हम छोड़ के चले गए थे। आज हम उस डायग्राम, आज जो है हम उस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे और हम किसको सीखेंगे भाई, इस परासरण को। हम देखेंगे कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ ही क्यों जाता है। ऐसा क्या हो गया कि जो विलायक के जो पार्टिकल्स थे, जो सोलवेंट के जो पार्टिकल थे, वो ओस्मोसिस में निम्न सांद्रता से कहां जाते हैं भाई, उच्च सांद्रता की तरफ। ऐसा क्या हो गया। और यहां पर ध्यान रखना एक बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो उस डायग्राम के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बात समझ आ रही है, सुनो बात ध्यान से। सबसे पहले मैं डायग्राम को बना देता हूं ताकि आपको पूरी बातें क्लियर समझ में आ जाए। बनाया भी था मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में डायग्राम, फिर बना देते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं। मैंने कहा था आप लोगे क्लोज कंटेनर। क्या लोगे जी, आपने ले लिया एक क्लोज कंटेनर। भाई कंटेनर तो क्लोज लेना ही पड़ेगा, हमको मजबूरी है हमारी। अगर आपने ओपन कंटेनर ले लिया तो फिर वेपर प्रेशर कहां से काउंट करोगे आप। ले लिया जी, ये ले लिया आपने क्लोज कंटेनर, ठीक है, ये सील कर दिया इसको। डायग्राम देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। इस कंटेनर में मैंने लगा दी एक एसपीएम। जानते हो ना एसपीएम क्या होती है, अब कहने की आवश्यकता नहीं है। एसपीएम क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें से ओनली फॉर ओनली कौन जा सकते हैं, सोलवेंट जा सकता है, सोल्यूट को जाने की अनुमति नहीं होती। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है एसपीएम। देखो एसपीएम का मतलब क्या होगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या है ये हमारे पास, अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बात क्लियर है। और आप जानते हैं एसपीएम क्या होती है, जिसमें से केवल और केवल विलायक के अणु आ जा सकते हैं, विलय के अणु ना जाएंगे ना ही आएंगे। हमने क्या किया, इधर की साइड, हमने इधर की साइड ले लिया प्योर सॉल्यूशन, वो प्योर नहीं, हमने ले लिया यहां पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को प्योर होता ही नहीं, सॉल्यूशन तो मिक्सचर होता है। यहां ले लिया आपने सॉल्यूशन, यहां पे ले लिया आपने, साफ साफ लिख देता हूं, यहां पर आपने क्या ले लिया जी, यहां पर ले लिया आपने सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन लिया है तो इसमें 2 कंपोनेंट होंगे भाई। सॉल्यूशन तो 2 से मिलकर बनता है, सोल्यूट और सोलवेंट से। और यहां पर जो सोल्यूट होता है वो क्या होता है जी, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। कौन सा सोल्यूट है यहां पर, नॉन वोलेटाइल। और साथ में कौन है यहां पर, सोलवेंट है। इसमें 2 कंपोनेंट होंगे, इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होंगे। एक तो हमारे पास क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा, और एक हमारे पास क्या होगा, सोलवेंट। और ये जो दूसरा कंटेनर जो था, जिसके अंदर एसपीएम ने जिसको सेपरेट किया था, यहां पर जो दूसरा कंटेनर हमारे पास है, देखिए जाना बात को आप ध्यान से। इसमें ले लिया मैंने प्योर सोलवेंट। क्या ले लिया जी, यहां ले लिया मैंने प्योर सोलवेंट, यहां ले लिया मैंने शुद्ध विलायक। क्या ले लिया, शुद्ध विलायक, ठीक है। प्योर सोलवेंट है, शुद्ध होगा ही होगा। पहले आप डायग्राम देख लो, डायग्राम सही से बनाया नहीं बना, सही है भाई जी, कैमरे सही दिख रहा है, बन गया प्योर सोलवेंट। अब आप जानते हो कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए आपको, मैंने हर सीपी में, हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये बात परमानेंट कही है कि अगर आपके पास प्योर सोलवेंट है, प्योर सोलवेंट लिक्विड स्टेट में होगा, अगर आपके पास प्योर सोलवेंट है तो उसकी वेपर ज्यादा बनेगी, उसकी वेपर ज्यादा बनेगी तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपने इसमें एनवीएस मिला दिया, एनवीएस क्या है, नवोदय पब्लिक स्कूल नहीं है ये, हमारे पास क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्या है हमारे पास, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अगर आपने इसको इसके अंदर मिला दिया तो मैं कहूंगा ये तो अपने पास सोल्यूट होता है, तो आप क्या करोगे, जैसे आप इसको मिलाओगे बताओ सोल्यूशन बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा सोल्यूशन, क्योंकि ये सोल्यूट है हमारे पास सोलवेंट है, और सोल्यूट और सोलवेंट में क्या बनाते हैं, सोल्यूशन। मैं कहूंगा इसके अंदर बताओ इस एनवीएस के पार्टिकल आएंगे नहीं आएंगे, तो वेपर कम होगी, और वेपर कम होगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो मैंने आपको बार बार बताया था कि जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम। मैं कहूंगा विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात क्लियर है। तो मान लिया कि यहां पर प्रेशर अपने पास क्या है, P1, यहां पर कितना ले लिया हमने, P2, तो पता लग गया होगा कि P1 किससे बड़ा होगा भाई, P2 से। बात पहले क्लियर है आपको कि P1 किससे बड़ा होगा, P2 से, क्योंकि P1 क्या है, प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर, P2 क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। P2 तो क्या है भाई, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, P1 क्या है, इस प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर। तो आप जानते हो
प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। तो हमने लिख दिया P1 किससे बड़ा होगा, P2 से। अब सुनो, अब आप देखना कि ओस्मोसिस कैसे होता है। देखो ध्यान से, यहां पर तो क्या था आपके पास, प्योर सोलवेंट था, यहां पर क्या था आपके पास, सॉल्यूशन था। इसका तो वेपर प्रेशर इसका कम था, इसका ज्यादा था। क्यों ज्यादा था, ये प्योर था, ये क्या था अपने पास, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला हुआ था। यहां तक बात क्लियर है। अब सोचो अगर यहां पर प्रेशर ज्यादा है, सोचो अगर आपके पास प्योर सोलवेंट में प्रेशर ज्यादा है, बताओ ऊपर से दाब ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा, ज्यादा लगेगा भाई, ये तो एसपीएम है ना भाई। अरे आप सोचो इस एसपीएम में से ओनली फॉर ओनली कौन जा सकता है, ओनली फॉर ओनली सोलवेंट जा सकता है, सोल्यूट को जाने की अनुमति नहीं है। तो मैं कहूंगा बताओ यहां पर प्रेशर ज्यादा है कि नहीं, अगर यहां पर प्रेशर ज्यादा है तो मैं कहूंगा यहां पर दाब ज्यादा लगेगा भाई। हमने कहा कि P1 ज्यादा है P2 से, क्योंकि ये क्या है, प्योर है, ये क्या है अपने पास नॉन वोलेटाइल, इसमें क्या है, ये प्योर थोड़ी है, इसमें क्या मिला दिया आपने, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया। तो हम कह रहे हैं अगर यहां पर P1 ज्यादा है, अगर यहां पर P1 ज्यादा है, बताओ यहां पर दाब ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा भाई, प्रेशर ज्यादा है तो यहां दाब ज्यादा लगेगा। अगर यहां दाब ज्यादा लगेगा तो मैं कहूंगा इसके अंदर जो पार्टिकल है, किसके पार्टिकल इसके अंदर, प्योर सोलवेंट के, ये जो प्योर सोलवेंट के पार्टिकल है बताओ झिल्ली से टकराएंगे नहीं टकराएंगे, टकराएंगे। कौन है, प्योर सोलवेंट, क्योंकि यहां पर प्रेशर क्या है ज्यादा भाई, ऊपर से दाब ज्यादा लगेगा। जब ऊपर से दाब ज्यादा लगेगा तो ये जो सोलवेंट के पार्टिकल है बताओ एसपीएम की झिल्ली से टकराएंगे नहीं टकराएंगे, टकराएंगे। जब ये एसपीएम की झिल्ली से टकराएंगे तो बताओ यहां से ये बाहर आएंगे नहीं आएंगे, कौन आएंगे, प्योर सोलवेंट के पार्टिकल, बताओ आएंगे नहीं आएंगे। लग रहा है ना प्रेशर ज्यादा, यहां प्रेशर क्या लग रहा है ज्यादा, यहां प्रेशर क्या है कम, बात क्लियर है। प्रेशर ज्यादा लगेगा तो ऊपर से दाब ज्यादा लगेगा, ऊपर से दाब ज्यादा लगेगा तो सोलवेंट के पार्टिकल कितना धक्का मारेंगे इस एसपीएम की झिल्ली में। और आप जानते हो एसपीएम क्या काम करती है, सोलवेंट के पार्टिकल को क्या करती थी बाहर, सोल्यूट के पार्टिकल को बाहर नहीं करती। तो यहां पर सोल्यूट था भी तो नहीं भाई, यहां पर क्या विलय था, क्या यहां पर ओनली फॉर ओनली क्या था, विलायक। यानी ऊपर से जब दाब लगेगा तो ये जो विलायक के अणु बताओ एसपीएम को पार करके इधर आएंगे नहीं आएंगे, किधर आएंगे, इस सॉल्यूशन की तरफ। अब सुनो बात ध्यान से, अगर ये इधर आएंगे तो मैं कहूंगा अगर मान लो यहां पर कंसंट्रेशन हमारे पास C1 है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी मान ली मैंने, C1, C1 जानेंगे ना, सांद्रता, किसकी सांद्रता, प्योर सॉल्वेंट की। और यहां किसकी ले ली मैंने, C2, ये किसकी सांद्रता है, विलयन की। अब सोचो अगर P1 प्रेशर बढ़ेगा, सुना बात ध्यान से, C1 क्या है, C1 है प्योर सॉल्वेंट की सांद्रता, C2 क्या है, सॉल्यूशन की सांद्रता। अब सोचो अगर यहां से प्रेशर बढ़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना, आप बात सुनना ध्यान को, पूरी बात आपको समझ में आएगी विद कॉन्सेप्ट से। अगर यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा तो दाब ज्यादा लगेगा, अगर दाब ज्यादा लगेगा तो ये सोलवेंट के जो पार्टिकल है बताओ एसपीएम को धक्का मारेंगे नहीं मारेंगे, यानी ये सोलवेंट के जो पार्टिकल है इस एसपीएम की झिल्ली को धक्का मार के बताओ इधर आएंगे नहीं आएंगे, इधर आएंगे। तो मैं कहूंगा जब ये सोलवेंट के पार्टिकल इधर आएंगे तो बताओ यहां पर सांद्रता कम होगी कि नहीं होगी भाई, सांद्रता किसकी है, प्योर सोलवेंट की तो है। तो मैं कहूंगा जब यहां से दाब बढ़ेगा भाई, यहां से जब दाब बढ़ेगा तो दाब के कारण जो पार्टिकल बताओ इधर आएंगे नहीं आएंगे, मैं कहूंगा दाब के कारण जो सोलवेंट पार्टिकल है बताओ इस सॉल्यूशन वाले चैम्बर में आएंगे नहीं आएंगे, मतलब ये इस चैम्बर को छोड़कर कहां जाएंगे, इस चैम्बर, मतलब इस चैम्बर की सांद्रता कम हो जाएगी और बताओ इस चैम्बर की सांद्रता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो मैं कहूंगा, मैं क्या कह सकता हूं, C1 तो लेस देन होगा और C2 बताओ बड़ा होगा कि नहीं होगा। सुनो बात ध्यान से, दिख रहा है साथ साथ आपको कि अगर यहां से प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ने के कारण यहां पे धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो ये जो पार्टिकल बताओ इधर आएंगे नहीं आएंगे, इधर आएंगे। अगर इधर आएंगे तो यहां तो सांद्रता बढ़ने लग जाएगी भाई, इसका स्तर बढ़ेगा ना। अगर यहां के पार्टिकल यहां आएंगे तो इसमें पार्टिकल संख्या बढ़ जाएगी, तो मैं कहूंगा इसकी सांद्रता बढ़ने लग जाएगी और इसकी सांद्रता क्या होने लग जाएगी, कम, क्योंकि यहां से कहां आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। बताओ इसकी सांद्रता कम आएगी नहीं, C1 थी ये, कम हो गई इसकी सांद्रता, और बताओ इसकी सांद्रता बढ़ेगी नहीं बढ़ी। तो मैंने ये तो कहा था कि परासरण क्या होता है, जिसमें निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या होता है, गम। देखो दिख रहा है आपको साफ साफ, यहां सांद्रता क्या थी, कम, यहां पर सांद्रता क्या थी, ज्यादा। हो गई परिभाषा, सिद्ध हो गई क्या परिभाषा, निम्न सांद्रता से कहां जा रहे भाई, उच्च सांद्रता की तरफ। दिख रहा है साफ साफ आपको, मैं दूसरा बताया था आपको, उच्च वाष्प दाब से कहां जाते भाई, निम्न वाष्प दाब की ओर। क्या कहा था, उच्च वाष्प दाब से कहां जाते हैं, निम्न वाष्प दाब की ओर। दिख रहा है यहां पर प्रेशर ज्यादा है, यहां पर प्रेशर क्या है, कम, तो इधर सीधा ही तो जा रहे हैं। तो बताओ उच्च वाष्प दाब से निम्न वाष्प दाब की ओर गमन करते ही नहीं करते। दोनों बातें मैंने आपको सिद्ध कर दी है कि परासरण क्या होता है, जिसमें जो विलायक के जो अणु है, जा कौन रहा है, ओनली फॉर ओनली विलायक, जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ, या आप कह सकते हो उच्च वाष्प दाब से कहां जा रहे हैं भाई, निम्न वाष्प दाब की तरफ। वापस समझा देता हूं, वापस सुनना ध्यान से। हमने कहा कि यहां पर प्रेशर P1 था, हमने कहा कि यहां पर प्रेशर P2 था। हम जानते हैं P1 किसका है, प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर। हम जानते हैं P2 क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। हम जानते हैं P1 का मान ज्यादा होगा, P2 का मान कम होगा, ये बात तो हम जानते हैं, हम लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं इस चीज को। अगर यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा तो यहां धक्का ज्यादा लगेगा भाई, ऊपर से दाब ज्यादा लगेगा। जब ऊपर से दाब ज्यादा लगेगा तो इस सोलवेंट के पार्टिकल बताओ एसपीएम को पार के इधर आएंगे नहीं आएंगे, तो एसपीएम क्या करती है, सोलवेंट को पार्टिकल को आने जाने का काम करती है। बताओ ये इधर आएंगे नहीं, जब ये इधर आएंगे तो मैं कहूं यहां तो प्रेशर ज्यादा है, तो P1 ग्रेटर देन P2 बोल दिया मैंने,
तो बताओ इसकी सांद्रता कम होगी कि नहीं होगी, और यहां पर बढ़ने लग जाएगी सांद्रता, मतलब इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी C2, यानी C2 तो बढ़ जाएगा, C1 क्या हो जाएगा कम। दिख रहा है साफ साफ आपको। तो मैंने आपसे ये तो कहा था कि परासरण क्या है, जिसमें जो विलायक के अणु है वो निम्न सांद्रता से कहां जाते हैं भाई, उच्च सांद्रता तक, या आप कह सकते हो उच्च वाष्प दाब से कहां जाते हैं, निम्न वाष्प दाब की ओर। अब सुनो बात ध्यान से, क्या है देखो जी, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर छिपी हुई है, वो बात मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ध्यान से। आपको 2 पॉइंट तो समझ आ गए होंगे। पहली बात समझ आ गई आपको, विलायक का है, सही बात है। निम्न सांद्रता से बताओ उच्च की तरफ जा रहे नहीं जा रहे, साफ साफ दिख रहा है आपको। बताओ उच्च से निम्न की तरफ जा रहे नहीं जा रहे, साफ साफ दिख रहा है आपको। तो ये दोनों बातें एक्सप्लेन होगी कि P1 बड़ा होगा P2 से और C1 छोटा होगा C2 से। बात क्लियर है यहां तक की बात क्लियर है। अब सुनो बात ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात, वो बात काफी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जामों में वो बात पूछी जाती है भाई, और अधिकतर विद्यार्थी उसको गलत करके आते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। सुनो बात क्या इंपॉर्टेंट है भाई। आपने कहा कि ये एसपीएम है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, और अर्धपारगम्य झिल्ली है तो इसमें से विलायक के अणु तो जाएंगे ना भाई विलय के तो नहीं जाएंगे, लेकिन विलायक के तो जाएंगे, क्योंकि एसपीएम का काम ही क्या होता है, जिसमें से विलायक के अणु आ जा सकते हैं। अब सोचो, आप दिमाग लगाओ, यहां तो प्रेशर P1 था, यहां प्रेशर P2 था, तो यहां पर क्या था, सॉल्यूशन था, और सॉल्यूशन था तो इसमें सोल्यूट भी था। बताओ इसमें सोलवेंट था कि नहीं था भाई? अगर ये सॉल्यूशन था तो इसमें सोल्यूट भी होगा, सोलवेंट भी होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अगर ये सॉल्यूशन है तो इसमें सोल्यूट भी होगा, इसमें सोलवेंट भी होगा। अगर इसमें सोल्यूट भी है, इसमें सोलवेंट में है, इसमें सोल्यूट भी है और इसमें क्या है, सोलवेंट में, इसमें सोल्यूट भी है, इसमें क्या है, सोलवेंट भी है। तो बताओ सोलवेंट के पार्टिकल क्या इधर से इधर नहीं जा सकते क्या सोलवेंट के पार्टिकल इधर से इधर नहीं जा सकते क्या? जा सकते हैं ना, मना थोड़ी कर दोगे आप भाई। यहां पर भी सोलवेंट है और यहां पर भी सोलवेंट है, फर्क ये है कि ये प्योर है, ये मिक्सचर वाला है, लेकिन सोलवेंट तो है ना। और एसपीएम करती क्या है, सोलवेंट के पार्टिकल को ले जाने का काम करती है, ये तो काम करती है। उसमें से सोलवेंट के पार्टिकल क्या करेंगे, आ जा सकते हैं, सोल्यूट के तो नहीं जाएंगे, लेकिन इसके तो जाएंगे ना। अब देखो आप, तो मैं कहूंगा जब ये इधर से इधर आता है, ये भाई यहां तो प्रेशर P1 है, यहां प्रेशर P2 है, तो मान लिया कि यहां तो दाब ज्यादा लगेगा, थोड़ा बहुत दाब तो यहां भी लगेगा ना भाई, प्रेशर तो यहां भी है, इसकी तुलना में कम है, लेकिन प्रेशर तो होगा ना। तो मैं कहूंगा बताओ यहां से पार्टिकल नहीं जाएंगे क्या भाई? यहां से भी तो पार्टिकल यहां से आ जा सकते हैं, यहां भी प्रेशर P2 है, यहां प्रेशर P1 है। हम तो ये तो जानते हैं कि सर यहां तो प्रेशर ज्यादा होगा, यहां प्रेशर कम होगा, मतलब यहां दाब ज्यादा लगेगा और यहां दाब ज्यादा लगेगा, तो पार्टिकल इधर से इधर तो जाएंगे। ये बात तो पक्की हो गई कि सर यहां पर दाब ज्यादा लग रहा है और यहां पर दाब ज्यादा लगने के कारण यहां से यहां पार्टिकल ज्यादा जाएंगे, लेकिन दाब तो यहां भी तो है, जीरो तो नहीं है ना, दाब तो यहां भी लग रहा है। फर्क कितना होगा, अगर यहां से, अगर मान लो यहां से 1 2 3 4 5 जा रहे हैं इधर, तो यहां से 1 चला जाएगा, 2 चला जाएगा, ओवरऑल रिजल्ट तो यही रहेगा मेजर भाई। अगर इन दोनों की मैं तुलना करूं तो मेजर पोर्शन तो यही रहेगा, लेकिन बताओ क्या इधर से इधर नहीं जा सकते क्या? जाएंगे भाई, प्रेशर तो यहां भी है, प्रेशर क्या जीरो हुआ है क्या? नहीं। तो मैं कहूंगा जो हमारे पास जो ओस्मोसिस होता है, जो परासरण होता है, उसमें दोनों तरफ गमन होता है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि परासरण में केवल जो अवयवीकरण है, जो विलायक के अणु है, वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता तक जा रहे हैं, तो बात बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है कि परासरण में विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। देख लो आप, निम्न से उच्च की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन बताओ क्या उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। बस एक बात है कि ये मेजर होगा या माइनर होगा, लेकिन होगा तो हो तो जाएगा ना भाई, क्योंकि प्रेशर तो यहां भी है, प्रेशर तो यहां भी है। फर्क ये है कि यहां पर प्रेशर ज्यादा है, यहां पर प्रेशर कम है, लेकिन बताओ गमन तो होगा कि नहीं होगा? तो देखो क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहां से। क्वेश्चन क्या आएगा, परासरण में होता है, परासरण में होता है। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, ए पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, निम्न परासरण में, लिख देता हूं पूरा क्वेश्चन, परासरण में विलायक के अणु, विलायक के अणु का गमन होता है। क्या लिखेगा पहला क्या लिखेगा, निम्न सांद्रता से, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की। दूसरा क्या लिखेगा बी, उच्च से निम्न की ओर। समझ गए ना, उच्च से निम्न क्या है, सांद्रता है भाई, उच्च से निम्न की ओर। सी क्या लिखेगा, बोथ यानी दोनों। और डी क्या लिखेगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगा क्या होगे, अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप तो यही कहोगे कि सब परासरण में विलायक के अणु कहां जाते हैं, निम्न से उच्च की तरफ। लेकिन आपको पता लग गया यहां से यहां तो जाते ही हैं, लेकिन यहां से यहां भी जाते। तो आपका आंसर क्या होगा जी, आपका आंसर होगा भाई सी। क्या होगा आपका आंसर, सी। देखो कौन सी इंपॉर्टेंट बात, परासरण के बाद ना आपने कभी देखी होगी ना कभी आपने सुनी होगी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। ध्यान रखना, परासरण में जो विलायक के अणु है वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ भी जाते हैं,
और उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ भी जाते हैं। यानी प्रोसेस टू वे होता है, इधर से इधर भी होगा, इधर से इधर होगा। लेकिन बात यह अलग होगी कि मेजर पोर्शन ये माना जाता है, लेकिन गमन दोनों तरफ होगा भाई। अगर आंसर ऐसा आ रहा है तो आपको सी ही करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से इधर भी जाते हैं और इधर से इधर भी जाते हैं। देख रहा है साफ साफ, भाई प्रेशर यहां भी तो है, जीरो तो नहीं है ना, तो धक्का तो यहां भी लगेगा, क्योंकि इसके पास भी क्या है, सॉल्वेंट। हाँ, इसके पास अगर मान लो सोल्यूट ही होता, अगर मान लो इसके पास विलय होता, तो विलय के अनुरूप जा नहीं सकते, चाहे भले प्रेशर कितना ही ज्यादा हो, क्योंकि एसपीएम तो जाने नहीं देगी ना विलय को तो। लेकिन यहां पर सोलवेंट है, और अगर सोलवेंट है तो एसपीएम में से तो ये भी पार हो सकते हैं। फर्क होगा, ये ज्यादा होंगे कम होंगे, लेकिन पार तो ये भी होंगे। तो हम कहेंगे कि परासरण में जो विलायक के अणु है वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ या उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कर सकते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके बारे में? ऑस्मोसिस के बारे में। ये हो गया आपका ऑस्मोसिस फिनिश। परासरण इतना ही है। अभी मैंने परासरण दाब की बात नहीं की, मैंने अभी तक आपको केवल और केवल परासरण के बारे में समझाया कि परासरण क्या होता है। उम्मीद करता हूं आपको पूरा टॉपिक विद कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी थोड़े दिन में ऑफलाइन स्टार्ट होने वाली है, तो वहां पे इसको मैं तरीके डिस्कस और कर लूंगा। बाकी मेरे को नहीं लगता कि शायद कोई टॉपिक यहां पे छोड़ा गया है। क्लियर है बात आपको ध्यान से? तो परासरण के बारे में 5 पॉइंट कौन कौन से हैं मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको, पांचों के पांचों पॉइंट। पहला पॉइंट क्या होगा? परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ खा जाते हैं। भाई पहली बात तो किसका होता है? ओनली फॉर ओनली विलायक का होता है। किसका होता है? परासरण ओनली फॉर ओनली किसका होता है जी? विलायक का होता है। दूसरी बात क्या है? कहां जाएंगे? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ, या कहोगे उच्च वाष्प दाब से निम्न वाष्प दाब की ओर। प्रक्रम कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप हो जाता है, इसलिए इसके लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा? लेस देन 0, या आप कह सकते हो डेल्टा जी नेगेटिव होगी। इसके अलावा यहां निम्न से उच्च तरह तो जाते ही हैं, साथ में उच्च से कहा जाएंगे? निम्न सांद्रता। मैं कहूंगा परासरण टू वे होता है, इधर से इधर भी होगा और इधर से इधर भी होगा। बशर्ते हम जानते हैं इधर मेजर होगा इधर माइनर होगा, लेकिन काउंट दोनों होंगे, ध्यान रखना। बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं परासरण के पांचों के पांचों पॉइंट आपकी मेमोरी फिट हो गए होंगे। शायद आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, और डायग्राम भी आपको पूरा याद होगा कि डायग्राम क्या कहना चाहता है। बना दोगे ना आप? यहां कंसंट्रेसी कम हो जाएगी, यहां बढ़ जाएगी। साफ साफ दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है साफ साफ, हमको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बात क्लियर है? तो देखो डायग्राम अपने आप में क्या क्या समझा गया हमको, क्योंकि हमको इसके बारे में पूरा ज्ञान था, क्योंकि हम पढ़ के आ गए ना इतनी देर से, इतने दिन से जो मेहनत कर रहे हैं। बताओ ऑस्मोसिस में जाके काम आएगी नहीं आई हमारी? आ गई? समझ में आ गया आप परासरण? उम्मीद करता हूं आपको परासरण पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे परासरण दाब के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? परासरण। अब सुनो, मैं थोड़ा सा आपको यहां समझा देता हूं। भाई यहां पर इधर से इधर जा रहे हैं और यहां से इधर से इधर भी जा रहे हैं, कुछ जा रहे होंगे। अगर यहां 10 जा रहे हैं तो यहां 1 जा रहा होगा, जा तो रहा होगा। एक प्रोसेस ऐसा आएगा, देखो जी, मैं कहूंगा देखो यहां सांद्रता कम हो रही है, मैं कहूंगा यहां पर C1 कम हो रहा है और यहां पर C2 बढ़ रहा है। ये तो है, इसकी सांद्रता तो कम हो रही है क्योंकि यहां पे दाब ज्यादा लग रहा है, और यहां पर दाब ज्यादा लग रहा है, तो मैं कहूंगा यहां प्रेशर ज्यादा लगेगा। प्रेशर ज्यादा लगेगा तो बताओ इधर से इधर जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो इसकी सांद्रता कम होगी, इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन एक स्टेट ऐसा आएगी, एक अवस्था ऐसी आएगी जहां पर C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C2। एक अवस्था ऐसी आएगी जहां पर C1 अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा। मैं कहूंगा जहां पर ओस्मोसिस रुक जाएगा। जहां पर ओस्मोसिस रुक जाता है ना, जिस प्रेशर पर, सुना ध्यान से, जिस प्रेशर पर, देखो परिभाषा क्या है, जिस प्रेशर पर यानी जिस दाब पर ओस्मोसिस रुक जाता है, ओस्मोसिस रुक जाता है, उस जिस दाब पर ओस्मोसिस रुक जाता है उस दाब को बोलते हैं परासरण दाब। क्या बोलते हैं? परासरण दाब। मतलब परासरण दाब कुछ नहीं होता, जहां पर परासरण की क्रिया रुक जाएगी ना, और वो जो दाब होगा, वो जो प्रेशर होगा, उस प्रेशर को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। बात करूंगा अगले वाले लेक्चर में, लेकिन आप ये ध्यान रखना, परासरण दाब क्या होता है? वह दाब जहां पर परासरण की क्रिया रुक जाती है। अब वो दाब एक्सटर्नल भी हो सकता है, तुम भी लगा सकते हो उस दाब को, तुम भी लगा सकते हो, लेकिन परासरण क्या होना चाहिए? रुक जाना चाहिए। अगर परासरण को अगर आपने बाह्य दाब लगा के रोक दिया तो समझ जाना प्रेशर कौन सा होगा हमारे पास? ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी मैं कहूंगा एक अवस्था ऐसी आएगी जिसमें ये जो कंसंट्रेशन है वो दोनों, भाई इक्विलिब्रियम तो आएगा कहीं ना कहीं, तो जहां पर ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, जहां पर इनकी बराबर सांद्रताएं हो जाएंगी, उसको, उस प्रेशर को क्या बोलोगे जी आप? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आई? परासरण दाब क्या होता है? वह दाब जहां पर परासरण की क्रिया रुक जाती है, उस दाब को क्या बोलते हैं? उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, या कहेंगे परासरण दाब। अब परासरण दाब की गणना किस प्रकार की जाती है? परासरण दाब के और पहलू क्या क्या है? क्या होता है परासरण दाब? वो बात करूंगा इससे अगले वाले लेक्चर में।
इससे अगले मतलब 2 लेक्चर में, लगभग 2 लेक्चर में आपका ये पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे इससे आगे वाले चैप्टर। लेकिन बात बता दूं, आपका जो सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो पहले 3 नंबर का था, अब हो गया भैया 4 नंबर का। और आपका जो सॉल्यूशन था, ये जो चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन है, वो पहले 3 नंबर का था, और ये भी कितने नंबर का हो गया भाई 4। यानी 4 और 4 8 नंबर का मैटर आप पढ़ चुके हो भाई। 56 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 56 में से आप 8 नंबर का मैटर कवर कर चुके हो। बात क्लियर है? दोनों चैप्टर आपको याद हो गए होंगे। और मैंने आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, चाहे बेसिक का हो चाहे एडवांस का हो, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। जो भी आपके सिलेबस में था, सिलेबस से बाहर ही गया हूं, सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को भी कवर किया है, और एडवांस की बातें भी जो मैं बता सकता था वो मैंने आपके साथ सब कवर कर दी है। बस आपका काम ही होगा, जो आपको पढ़ाया जाएगा उसे आप तरीके से पढ़ लेना भाई। बात क्लियर है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।